नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, हम लोग छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की एमसीक्यूज की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 8। इससे पहले मैं जितना भी पार्ट करा चुका हूँ उसका मैं पीडीएफ विथ आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। वहाँ से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए और रिवीजन कीजिए। पीडीएफ से होता क्या है, अब देखो, अगर आप लोग वीडियो को अगर डाउनलोड करके भी रख रहे हो तो रिवीजन करने के टाइम में क्या आप बार बार पॉज कर करके देखोगे तो उसमें परेशानी होगी। अगर आप पीडीएफ रख रहे हो तो आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। इसी के सोच कर मैं उसका पीडीएफ बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा भाई कि इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है और इसका एग्ज़ाम डेट है आपका 25 फरवरी। तो देख लो, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन चालू कर लीजिए। और मैं जितना भी अभी एमसीक्यूज करा रहा हूँ उसको अच्छे से कर लीजिए। देखना इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जितना भी एमसीक्यूज है पूरे जो अधिनियम है उसका सार है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, जितना अधिनियम है उसमें से एकदम चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन को मैं एमसीक्यूज में लाया हूँ ताकि आप लोगों को सफलता मिले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, मंडी समिति को निर्देश देने तथा निरीक्षण करने की शक्ति किसे प्राप्त है। इसमें क्या पूछा गया है, मंडी समिति को निर्देश देना पहला, दूसरा क्या पूछा है कि मंडी समिति का निरीक्षण करना। इन दोनों की शक्ति किसे प्राप्त है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सचिव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संचालक। ठीक है, जो मंडी समिति को निर्देश देगा और मंडी समिति का निरीक्षण करेगा, उसकी शक्ति अगर हम बात करें तो उसकी शक्ति किसको प्राप्त है, संचालक को प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मंडी समिति को निर्देश देने तथा निरीक्षण के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। इससे पहले क्या पूछा गया था कि निर्देश देने और निरीक्षण के करने का जो शक्ति किसे प्राप्त है, वो किसे प्राप्त है, संचालक को। अब उसके बारे में किस धारा में बताया गया है ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 45, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 54, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 56 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 46। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा नंबर 54। देखो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है आपका, मंडी समिति को निर्देश देना तथा मंडी समिति का निरीक्षण करना। ठीक है, वो काम किसका है, संचालक का, या फिर संचालक को उसकी शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो इस जो ये सब चीज़ बताया गया है, मंडी समिति के को निर्देश देना और मंडी समिति को का निरीक्षण करना है ना, इस सब के बारे में जिस धारा में बताया गया है वो कौन सी धारा है, वही भी इसमें पूछा गया है। तो कौन सी धारा है, धारा नंबर 54। मतलब धारा नंबर 54 में इस सब चीज़ की जानकारी है। इसी के अनुसार ही हमको पता चलेगा कि इसको इसकी शक्ति किसे प्राप्त है, निर्देश देने की शक्ति और निरीक्षण करने की शक्ति किसको प्राप्त है, संचालक को। ये हमको किससे पता चलता है, धारा नंबर 54 से ही पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इस अधिनियम में मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच कौन कर सकेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राज्य सरकार और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संचालक। संचालक जो है किसी भी मंडी समिति के क्रियाकलापों का जांच कर सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के बारे में किस धारा में उल्लेख है। मतलब इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति के जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे, है ना, उसको हटाने के बारे में जितना भी जानकारी है, जितना भी डिटेल इसमें दिया गया है, वो किस धारा में दिया गया, फिर किस धारा में उसका उल्लेख किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है धारा नंबर 52,
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 54, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 55, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 56। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 55। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटा सकेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संचालक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचालक। संचालक जो है किसी भी मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के लिए आवश्यक बहुमत है। इस मतलब अगर आपको मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है उसके लिए बहुमत क्या लगेगी ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मंडी समिति के सदस्यों को 2/3 बहुमत, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मंडी समिति के सदस्यों का 1/3 बहुमत, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मंडी समिति के सदस्यों का 1/2 बहुमत और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मंडी समिति के सदस्यों का 1/4 बहुमत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडी समिति के सदस्यों का 2/3 बहुमत। मंडी समितियों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही संचालक जो है, कौन? संचालक जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है। इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के लिए रीति है, मतलब इसको किस रीति से हटाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक के स्वप्रेरणा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मंडी समिति के सदस्यों का 2/3 बहुमत से और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सदस्यों के अक्षमता के कारण। आप लोगों को याद ही आ गया होगा, अभी हम लोग जस्ट देखें क्या चीज़ कि मंडी समिति के सदस्यों का 2/3 बहुमत तो आवश्यक है ना। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, आप मंडी समिति के सदस्यों के 2/3 बहुमत से तो आप उसको हटा ही सकते हो, साथ ही साथ संचालक चाहे तो अपने स्वप्रेरणा से भी इसको हटा सकता है और अगर कोई सदस्य में अक्षमता पाई जाएगी फिर भी उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन अक्षमता के आधार पर हटाए गए सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकेंगे या नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पुनः निर्वाचित नहीं हो सकेगा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पुनः निर्वाचित हो सकेगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5 वर्ष तक पुनः निर्वाचित नहीं हो सकेगा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 6 वर्षों तक पुनः निर्वाचित नहीं हो सकेगा। देखो इसमें क्या पूछा गया है, देखो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को अगर हटाना चाहता है तो कौन हटाएगा? संचालक। और उसके लिए रीति कौन कौन सी है? एक है संचालक चाहे तो अपने स्वप्रेरणा से हटा सकता है, एक है मंडी समिति के सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटा सकता है और एक है सदस्यों के अक्षमता के आधार पर हटा सकता है। इसमें क्या पूछा है, मान लो अगर कोई सदस्य का पद रिक्ति या फिर उसको पद मुक्ति उसके अक्षमता के कारण हुई है, ठीक है, तब उसको पुनः निर्वाचित कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसी को पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है कि हाँ हम उसको पुनः निर्वाचित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है पुनः निर्वाचित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है 5 वर्ष तक के लिए पुनः निर्वाचित नहीं कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 6 वर्ष तक के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सकेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सकेगा। अगर किसी सदस्य को सदस्यों के अक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा तो उसे 6 वर्ष तक के लिए पुनः निर्वाचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इस अधिनियम के अधीन मंडी समितियों के अधिष्ठान के बारे में किस धारा में उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 54,
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 44, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 46 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 56। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 56। अधिष्ठान कहने का मतलब है विघटन जैसे ही है। अधिष्ठान बोलने का अर्थ है उस मंडी समिति का जैसे विघटन होता है वैसा ही है, ये भी है। ठीक है, इसमें किस धारा में बताया गया है ये पूछा गया है इस प्रश्न में। ठीक है, इसमें कौन सा आ गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 56। मतलब धारा नंबर 56 में किसी मंडी समिति के अधिष्ठान के बारे में उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किसी मंडी समिति को कौन अधिष्ठित कर सकेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राज्य सरकार और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचालक। अर्थात जो संचालक होगा वो किसी मंडी समिति को अधिष्ठित कर सकता है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसी मंडी समिति को कितने अवधि के लिए अधिष्ठित किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6 मास के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3 वर्ष के लिए और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के लिए। मतलब किसी मंडी समिति को अगर अधिष्ठित किया जाता है तो कितनी काल अवधि के लिए किया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है। और अधिष्ठित कौन कर सकेगा? संचालक कर सकेगा। और इसको किस धारा में बताया गया है? धारा नंबर 56 में बताया गया। इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंडी समिति अधिष्ठित होने के पश्चात मंडी समिति के कर्तव्य को कौन कार्यान्वित करता है? अगर किसी मंडी समिति को अधिष्ठित किया गया संचालक द्वारा तो उसके जो कार्य होंगे, उस जो कर्तव्य होंगे उसको कार्यान्वित कौन करेगा, ये इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सचिव, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भार साधक समिति और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भार साधक समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। भार साधक समिति के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सचिव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राज्य सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर संचालक। कौन करेगा इसकी नियुक्ति? संचालक। ठीक, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या दिया गया है? भार साधक समिति के सदस्यों को कौन उसके पद से हटा सकेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संचालक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचालक। मतलब संचालक ही इसको नियुक्त कर सकता है और संचालक ही इसको हटा सकता है। पिछला प्रश्न में क्या पूछा गया था? नियुक्ति। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? पद से हटाना। मतलब अगर पद से हटाना है फिर भी संचालक हटाएगा और अगर नियुक्ति करना है फिर भी संचालक ही नियुक्ति करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी भार साधक समिति में सदस्यों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 7, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 10 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। जो भार साधक समिति बनती है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मंडी के अधिष्ठान के पश्चात नई मंडी समिति का गठन कौन कर सकेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। संचालक क्या करेगा? मंडी समिति को अधिष्ठित करेगा। ठीक है, उसके बाद एक नई मंडी समिति भी तो गठित करनी पड़ेगी ना भाई। जो भी कर्तव्य एवं कार्य है उसके को अगर करना है ना, तो ये भार साधक समिति कब तक करेगी, है ना? इसीलिए एक नया मंडी समिति का गठन करना होता है। ठीक है, तो उसी मंडी समिति का गठन जो है कौन करेगा, इसको इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार।
मतलब जो राज्य सरकार होगा वही जो है नई मंडी समिति का गठन करेगा, मंडी समिति के अधिष्ठान के पश्चात। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है मंडी समिति के विघटन के पश्चात परिणाम के बारे में किस धारा में उल्लेख है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, अधिष्ठान या फिर अधिष्ठित करना। ठीक है, उसका मतलब मैं आप लोगों को बताया था कि विघटन ही है। ठीक है, अब मंडी समिति का क्या हुआ, विघटन हुआ। ठीक है, तो विघटन के पश्चात दो भी परिणाम आएगा, जो भी परिणाम आएगा है ना, उसके बारे में एक उल्लेख है, पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है ना, तो उस डिटेल को इस अधिनियम के किस धारा में बताया गया है, इसको पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 56, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 57, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 46 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 47। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 57। धारा नंबर 57 में जो है किसी मंडी समिति के विघटन के पश्चात जो भी परिणाम आएगा उसके बारे में उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन को मुलतवी करने के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। मुलतवी मतलब पोस्टपोन, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, धारा नंबर 46, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 57, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 46 का और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 47 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 47 का। किसी निर्वाचन को मुलतवी करने के संबंध में जितनी भी जानकारियां है, जितना भी उल्लेख है, उसको इस अधिनियम के धारा नंबर 57 क में दर्शाया गया है या फिर बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन को मुलतवी करने की शक्ति किसे प्राप्त है। अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि निर्वाचन को मुलतवी करने के बारे में उल्लेख किस में है, धारा नंबर 57 क में है। ठीक है, अब इसी धारा में ही बताया होगा ना भाई इसको कि उसको मुलतवी कौन कर सकेगा या फिर उसको मुलतवी करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है आपका, संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मजिस्ट्रेट और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है, कलेक्टर। इसका सही आंसर हम देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार कितनी अवधि के लिए निर्वाचन को मुलतवी कर सकती है। मुलतवी तो कर सकेगा राज्य सरकार, ये तो इसमें दे दिए गए हैं, लेकिन कितनी अवधि के लिए करेगा उसका भी एक निश्चित समय अवधि होगा, उसी को इस प्रश्न में पूछा गया है। इसके लिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6 मास के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3 वर्ष के लिए और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए राज्य सरकार जो है धारा नंबर 57 क के अंतर्गत किसी निर्वाचन को क्या कर सकती है, मुलतवी कर सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारे आज का पार्ट नंबर 8। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका जितना भी एमसीक्यूज बनेगा उसको कंप्लीट करा दूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे से जल्दी रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी हो। अब एग्ज़ाम डेट भी तो आ चुका है, आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ 25 फरवरी को है, तो अच्छे से देखो भाई, आप लोग डाउनलोड करो पीडीएफ को। और मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना आप लोग अगर एमसीक्यूज कर लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने वाला बात नहीं है। मैं बहुत अच्छे से इसको एकदम एकदम सार जो है पूरा अधिनियम का उसको मैं आप लोगों के लिए एकदम चुन चुन के लाया हूँ। मैक्सिमम बनेगा ही बनेगा, आप लोग देख लेना, जब एग्ज़ाम होगा क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप लोग कमेंट बिल्कुल करना कि सर आपके पीडीएफ से एक क्वेश्चन आया था करके। ठीक है, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय जवाहर और जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।